हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो। तो यार आज जो है हमारा 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो थ्योरी ऑफ डिमांड है उसका थर्ड लेक्चर है। अभी तक हमने थ्योरी ऑफ डिमांड के 2 लेक्चर मेरे भाई कर लिए कंप्लीट। फर्स्ट लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, डिमांड क्या है, डिमांड की टाइप्स क्या है, कितनी तरह की है, क्या है, सब कुछ डिटेल में इंट्रोडक्शन लिया। सेकंड जो लेक्चर था थ्योरी ऑफ डिमांड का, उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पकड़ा। कौन सा? डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसमें हमने क्या देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स है प्राइस के अलावा जो डिमांड को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। फिर उसमें हमने बहुत सारे फैक्टर्स देखे थे। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड 2 पार्ट में था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन, 5-6 मतलब डिटरमिनेंट देखे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमांड। बहुत सिंपल सा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। क्या कह रहा है देखो, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। यहां पे सबसे पहली लाइन में ही जो लॉ ऑफ डिमांड है वो आपको एक कंडीशन बता रहा है। क्या? लॉ ऑफ डिमांड आप सबको ऑलरेडी पता है, मैंने फर्स्ट क्लास में बता दी थी, बस आपको ये नहीं पता उसे लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। कॉन्सेप्ट आप सबको पता है। क्या बोल रहा है भाई? पहले कंडीशन कह रहा है लॉ ऑफ डिमांड कह रही है अगर आप अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखोगे। सर अदर फैक्टर मतलब, अरे मेरे भाई डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड कितने बताए थे? 7। कौन कौन से? सर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन, नंबर ऑफ कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। 7 पॉइंट से उसमें से मेन पॉइंट है प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी। उसको छोड़ के जितने भी बचे, प्राइस को छोड़ के जितने भी बचे वो सारे अदर फैक्टर। लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है भाई अगर आपने बाकी सारे फैक्टर्स प्राइस को छोड़ के उन्हें रखा कांस्टेंट और प्राइस ऑफ द कमोडिटी को इंक्रीज करा तो डिमांड फॉल हो जाएगी, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी को डिक्रीज करा तो डिमांड राइज हो जाएगी। सर ये क्या मजाक करे, फर्स्ट क्लास में बताया था ये तो कि अगर प्राइस बढ़ता है कमोडिटी का तो डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस कम होता है कमोडिटी का तो डिमांड बढ़ जाती है। भाई लॉ ऑफ डिमांड भी तो यही कह रहा है। लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अब यहां पे इसके ऊपर लिख लो अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट को ना कई बार वो ऐसे बोल देता है सिट्रस पेरिबस। तो सिट्रस पेरिबस का क्या मतलब है? सिट्रस पेरिबस का मतलब क्या है? अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। दोनों का मतलब एक ही, बस तरीका अलग अलग है बोलने का। तो लॉ ऑफ डिमांड ने क्या बोला? अगर आप सिट्रस पेरिबस की कंडीशन लगाओ, यानी अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखो, उनमें कोई चेंज ना करो, और उसके बाद आप प्राइस में चेंज लाओ, मतलब अगर आप प्राइस को बढ़ाओगे तो डिमांड कम होगी, प्राइस को कम करोगे तो डिमांड बढ़ेगी। सर रीजन क्या है इसके पीछे, अभी उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करना है, बट अभी के लिए बस इतना समझो लॉ ऑफ डिमांड ने ये बताया। कंडीशन बोली सिट्रस पेरिबस होना चाहिए, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट होने चाहिए, और उसके बाद अगर आप प्राइस को बढ़ाओगे डिमांड कम होगी, प्राइस को कम करोगे डिमांड बढ़ेगी। कंफर्म 110%। लेकिन अगर आप मान लो प्राइस बढ़ा रहे हो और अदर फैक्टर को चेंज भी कर रहे हो साथ साथ, तो भाई ये रिलेशन आए या ना आए ऐसा कंफर्म नहीं है। कहीं आप कह रहे हो सर लॉ ऑफ डिमांड तो फेल हो रही है, आप गलत पढ़ा रहे हो। भाई अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखना है। अगर आप अदर फैक्टर को भी चेंज कर रहे हो, सिट्रस पेरिबस सिचुएशन नहीं कर रहे, और फिर आप प्राइस में चेंज कर रहे हो, तब तो भाई ऑब्वियस सी बात है, तब डिमांड बढ़े घटे कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखते हुए ऐसा करा तो डिमांड ऐसा ही रिलेशन दिखाएगी। ये लॉ ऑफ डिमांड बता रहा है। तो मोटा मोटा अगर सिंपल भाषा में बोलूं, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहते हैं कि सिट्रस पेरिबस की सिचुएशन में अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, यानी देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। सर कब? जब अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखोगे, सिर्फ तभी तभी तभी। याद रखना मेरे भाई। ओके सर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड की कुछ असम्पशंस है। अरे यार क्या बताओ इसमें असम्पशन क्या है? अभी स्टेट करते टाइम ही सबसे पहली असम्पशन क्या थी? अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। तो मोटा मोटा असम्पशन यही है। मोटा मोटा असम्पशन क्या है कि भाई अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर रिमेन व्हाट? कांस्टेंट। यही इसकी असम्पशन है। अब ऑब्वियस सी बात है, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट तो लिखकर नहीं आओगे, आपको कैसे लिखकर आने पेपर में? क्वेश्चन आ जाएगा भाई कि डिफाइन लॉ ऑफ डिमांड, और लॉ ऑफ डिमांड के असम्पशन बताओ, या लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन बताओ, या उसका जो प्रोसेस है वो ऐसा क्यों होता है वो बताओ। तो प्रिपेयर रहना है, डेफिनेशन डालना है। असम्पशन में मोटा मोटा क्या है? अदर फैक्टर कांस्टेंट रखना है। अब लिखना कैसे है? अदर फैक्टर मतलब सर देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड।
आप एक एक करके एक एक फैक्टर को पकड़ के बताओगे भाई इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। सारे फैक्टर जितने भी है बचे, मैंने 3-4 लिखे यहाँ पे, जितने भी बचे 6 बचे, 6 के 6 क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। कह रहा है नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, कह रहा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड मतलब सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये अजम्पशन है। अगर आप उनका प्राइस चेंज नहीं कर रहे और फिर प्राइस ऑफ द कमोडिटी में इंक्रीज करोगे तो डिमांड फॉल होगी फॉर श्योर 100%। इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या रहनी चाहिए मेरे भाई, कांस्टेंट। भाई अदर फैक्टर कांस्टेंट मतलब सारे फैक्टर कांस्टेंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कांस्टेंट रहेगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट रहेगी, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस और टेस्ट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। सर क्या एक्सपेक्टेशंस करता था ना कि आने वाले फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, वो ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन रखनी ही है। नंबर ऑफ कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूशन, उनका सब कुछ कांस्टेंट रहेगा। ये सारी क्या है, लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस है। अगर आप ये सारी चीजें लेके चलोगे और फिर प्राइस ऑफ द कमोडिटी को बढ़ाओगे तो डिमांड 100% कम होगी, और ये सारी चीजें कांस्टेंट रहते हुए प्राइस ऑफ द कमोडिटी को कम करोगे तो डिमांड 100% बढ़ेगी। कोई दिक्कत नहीं सर। अगर आपने अजम्पशंस लेके नहीं चला, मतलब सिट्रस वेरिएबल्स लेके नहीं चला और फिर आप लॉ ऑफ डिमांड देख रहे हो कि लग रही है नहीं लग रही, तो भाई नहीं लगे, हो सकता है लगे ना लगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वैसे मत बोलना सर ये तो लग नहीं लॉ ऑफ डिमांड, दिक्कत हो गई। पहले ही कंडीशन बोल दी भाई, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। तो क्या करा अभी तक हमने, सबसे पहला लॉ ऑफ डिमांड। सर क्या होता है, अगर सिट्रस वेरिएबल्स की सिचुएशन में आप अदर फैक्टर मतलब कांस्टेंट रख रहे हो तो प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। एक को बढ़ाओगे दूसरा कम होगा, एक को कम करोगे दूसरा बढ़ेगा। सर लॉ ऑफ डिमांड के असम्पशन क्या है, मोटी मोटी असम्पशन क्या है, जितने भी फैक्टर प्राइस को छोड़ के बचे सारे रखने कांस्टेंट। सर क्या, मैं जैसे कुछ एग्जांपल दो, इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट रहेगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में कोई चेंज नहीं आएगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, नंबर ऑफ कंज्यूमर कांस्टेंट होना चाहिए। ये सारे क्या है, assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ो सर, बस कोई दिक्कत नहीं है भाई। नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कह रहा है भाई लॉ ऑफ डिमांड। देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है अदर फैक्टर कांस्टेंट रखा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड का, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी, मतलब प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा हमेशा अगर आप सिट्रस वेरिएबल्स की सिचुएशन रख के चलोगे तो। हाँ कि ना सर, हाँ। एक्सेप्शंस में वो कह रहा है कि भाई अगर आप सिट्रस वेरिएबल्स रख रहे हो और प्राइस को बढ़ा दिया तो डिमांड कम होगी जनरली, प्राइस को कम कर दिया तो डिमांड बढ़ेगी जनरली, अगर आप सिट्रस वेरिएबल्स रख रहे हो तो। लेकिन एक्सेप्शंस में कह रहा है आप सिट्रस वेरिएबल्स रख लो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी इन केसेस में प्राइस बढ़ने से डिमांड कम नहीं होगी, डिमांड भी बढ़ जाएगी। और सर प्राइस कम होने से मतलब ऐसा डिमांड, ये मतलब कैसा रिलेशन है, जनरली रिलेशन क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा है कि रिलेशन कैसा निकल रहा है, पॉजिटिव निकल रहा है, तभी तो बोला एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मतलब एक्सेप्शंस के केस में, इन पर्टिकुलर केसेस में हमने ये नोटिस करा कि प्राइस बढ़ने से डिमांड पे या तो कोई असर नहीं आ रहा या डिमांड बढ़ रही है, जनरल रिलेशन फॉलो नहीं हो रहा। जनरल रिलेशन क्या है, प्राइस अगर कमोडिटी का बढ़ता है तो डिमांड कम होती है। लेकिन इन पर्टिकुलर केसेस में जो एक्सेप्शन है वो ये बता रहे हैं कि प्राइस अगर बढ़ेगा ना तो या तो डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, या आ भी रहा है तो कम नहीं हो रही भाई, बढ़ रही है। सर ऐसा कैसे, आओ देखो भाई, आओ देखो सर। सबसे पहला पॉइंट है, ये समझने वाले सारे कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, नेसेसरी गुड्स। सर इससे अच्छा एग्जांपल क्या लूं मेरे भाई, कोविड की सिचुएशन है, बुरी हाल है इकोनॉमी की, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस केस में नेसेसरी गुड्स, नेसेसरी मतलब सर फॉर एग्जांपल मेडिसिन। अब एक मेडिसिन है नेसेसरी गुड्स की कैटेगरी में आती है। अब एक मेडिसिन है जो क्या है सर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल कैंसर पेशेंट के लिए। फॉर एग्जांपल कैंसर पेशेंट है, उसको वो मेडिसिन चाहिए मतलब भाई बहुत नेसेसरी है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर उस मेडिसिन का प्राइस बढ़ गया 100 से 150 हो गया तो जनरल रिलेशन क्या कहता है, अभी दिमाग में नेसेसरी लाना, जनरल रिलेशन सर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम कर देंगे। सर बताया था एक रीजन क्या कि परचेजिंग पावर में नहीं रहता गुड, अभी वो रीजन ढंग से पढ़ना, बट स्टिल एक रीजन क्या है कि जब चीज महंगी होती है और आपकी इनकम तो ऑब्वियसली कांस्टेंट रहे तो भाई जो परचेजिंग पावर है उसके बाहर चला जाता है वो गुड, तो हम नहीं ले सकते, इसलिए आप डिमांड कम कर देते हो। लेकिन नेसेसरी गुड्स में ऐसा नहीं होता, अगर उस मेडिसिन का प्राइस बढ़ गया तो मेरे भाई वो बंदा क्या मर जाएगा,
क्या मेडिसिन खाना छोड़ देगा? सर कैसी बात करो, अगर प्राइस बढ़ते हैं नेसेसरी गुड्स के केस में तो डिमांड कम नहीं होती। डिमांड क्या होगी? आप या तो ऐसे कर लो, डिमांड बढ़ेगी। अगर आपको बढ़ना सर बढ़ेगी क्यों, आप ये भी समझ सकते हो, डिमांड कांस्टेंट रहेगी। या तो कांस्टेंट जितनी थी उतनी रहेगी, डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, या डिमांड बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जनरली क्या होता है, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, लेकिन इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स लाइक मेडिसिन, व्हेन वी इंक्रीज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो डिमांड है वो फॉल नहीं होगी। फॉल नहीं होगी, या तो हो सकता है कांस्टेंट रहे या इंक्रीज कर जाए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही मेरे भाई मेडिसिन का प्राइस कम हो गया, पैरासिटामोल सस्ती हो गई, दोस्तों को लेके जा रहे हो, आओ भाई पार्टी करेंगे, आज 2 पैरासिटामोल एक्स्ट्रा खा के आएंगे, करते हो ऐसा? सर कैसी बातें कर रहे हो भाई, मेरे अगर पैरासिटामोल सस्ती हो रही है तो क्या आप उसकी डिमांड बढ़ा दोगे क्या? अरे मेडिसिन है भाई, जितनी खाते हो उतनी खाओगे, ऐसे थोड़ी कि आज दो कैप्सूल और लेकर आते हैं, नहीं, ऑब्वियसली बात है। तो अगर प्राइस कम होता है जनरली तो डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या डिमांड कम हो जाएगी, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बढ़ेगी नहीं फॉर श्योर, कोई दिक्कत नहीं। पहला केस समझ आया, ठीक है सर। तो नेसेसरी गुड्स में मेडिसिन का एग्जांपल लिया। अब आगे बढ़ते हैं सर, कंस्पिशियस गुड्स। सर कंस्पिशियस गुड्स पता है क्या होते हैं? कंस्पिशियस गुड्स होते हैं भाई, आप समझो लग्जरी गुड्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा। जो कंस्पिशियस गुड्स का मतलब है जो परचेज ही किए जा रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। मतलब आपके पास पैसा है अंधा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, कौन सी गाड़ी लोगे? सर रॉयल्स रॉयल्स से नीचे बात नहीं करेंगे, फरारी से नीचे बात नहीं करेंगे। क्यों सर? क्योंकि ना वो इतनी महंगी है ना, इसीलिए हवाबाजी दिखानी है ना सर, पैसा बहुत है हमारे पास तो ये दिखाना है ना। तो आपने रॉयल्स रॉयल्स की डिमांड क्यों करी? क्योंकि वो सबसे महंगी थी और आपको पैसा दिखाना है अपना कि मेरे पे बहुत पैसा है, इसलिए आप सबसे महंगी गाड़ी लोगे। तो कंस्पिशियस गुड्स का मतलब है जिनकी डिमांड ही पता है क्यों है? क्योंकि वो महंगे हैं। सर डायमंड लोग लेते हैं महंगा चमकाने के लिए, अब डायमंड क्यों ले रहे, सिल्वर क्यों नहीं ले रहे? सर डायमंड वो इसलिए ले रहे क्योंकि डायमंड सबसे महंगा है और उन्हें यही दिखाना है कि हम अमीर हैं, बहुत महंगी चीजें पहनते हैं। तो वो डिमांड क्यों कर रहे हैं डायमंड की? क्योंकि वो एक्सपेंसिव है। तो कंस्पिशियस गुड्स के केस में अगर रॉयल्स रॉय के प्राइस सस्ते हो गए, कम हो गए, जनरली प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन अगर रॉयल्स रॉय सस्ती हो गई, कल को 10-10 लाख की मिल रही है, तो जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं क्या वो उसकी डिमांड करेंगे? सर नहीं करेंगे भाई, वो कहेंगे तो सस्ती है तो कोई भी ले सकता है, मैं क्यों लूं ये गाड़ी, मैं तो और महंगी वाली लूंगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, अगर कंस्पिशियस गुड्स के प्राइस हो गए कम तो लोग क्यों ले रहे थे इन्हें? क्योंकि महंगे थे इसीलिए डिमांड कर रहे थे। लेकिन अगर ये सस्ते होने लग गए तो डिमांड क्यों करेंगे भाई, डिमांड हो जाएगी कम। ऐसे उल्टा अगर रॉयल्स रॉय के प्राइस और बढ़ गए तो जितने भी अमीर लोग हैं वो कहेंगे भाई लेनी है तो रॉयल्स रॉय लेनी है भाई, सबसे महंगी गाड़ी है ना भाई, हवाबाजी दिखाएंगे पूरी। तो इनकी डिमांड ही क्यों है? कंस्पिशियस गुड कैसे होते हैं? जिनकी सर डिमांड ही इसलिए होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और इस केस में लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन क्रिएट हो जाता है। मतलब अगर इनके प्राइस बढ़ते हैं तो इनकी डिमांड भी बढ़ने लग जाती है, जबकि फॉल करनी चाहिए थी, लेकिन इनकी डिमांड बढ़ने लग जाती है। सिमिलरली अगर इनके प्राइसेस कम हो गए तो डिमांड कम हो जाएगी, कोई दिक्कत नो सर। आगे बढ़े, थर्ड है क्या? स्पेक्युलेटिव गुड्स, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। थर्ड पॉइंट क्या है? स्पेक्युलेटिव गुड्स। भाई समझ के लो, बहुत सिंपल सी चीज है, आप खुद बताना मुझे, खुद आप एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, आप खुद बताना मुझे। सर एक शेयर है रिलायंस का, रिलायंस का शेयर है भाई, कंपनी पता है कितनी बड़ी है, कितना प्रॉफिट अर्न करती है, 1 लाख रुपए का एक शेयर है, ठीक है। और एक है कंपनी, कौन सी? फर्जी लिमिटेड, नाम ही ऐसा है, नाम ही जहरीला, फर्जी लिमिटेड। रिलायंस का कितने का? 1 लाख का शेयर है, और दूसरी कंपनी क्या है? फर्जी लिमिटेड, बढ़िया कंपनी, नाम मत जाओ। इसका शेयर पता है कितने का है? सर 100 रुपए का। अब जरा बताना किस पे ट्रस्ट करोगे, किसका परचेस करोगे? आंख बंद करके बच्चे बोल रहे सर रिलायंस का खरीद लो, प्रॉफिट है। अरे क्यों भाई, ये तो महंगा है। सर स्पेक्युलेटिव गुड है ना, स्पेक्युलेटिव गुड का एग्जांपल है जैसे ये। इस केस में हालांकि रिलायंस का शेयर बहुत महंगा है, लेकिन रिलायंस की क्या गुडविल है भाई, नाम है बंदे का। तो इस केस में महंगा होने के बावजूद भी लोग डिमांड किसकी करेंगे? रिलायंस के शेयर की। फर्जी लिमिटेड ना, बल्कि क्या है, रिलायंस तो महंगा है, महंगे होने के बावजूद भी अगर मैं आपको ऑप्शन दूं किसका खरीदोगे, आप बोलोगे रिलायंस का खरीदेंगे। क्यों? महंगे होने के बावजूद भाई, नाम है, गुडविल है, आपको पता है बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पे क्या है? स्पेक्युलेटिव गुड्स है। हाँ जी, स्पेक्युलेटिव गुड। हाँ, तो एक और एग्जांपल देते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है डॉलर का प्राइस कितना है? डॉलर जो करेंसी है वो कितनी एक्सपेंसिव है,
और फॉर एग्जाम्पल कोई नॉर्मल करेंसी है, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, कोई और करेंसी है वो जो सस्ती है, ठीक है। अब डॉलर की जो करेंसी है वो एक्सपेंसिव है, फिर भी लोग डॉलर की डिमांड ज्यादा करते हैं इकोनॉमी में। सर क्यों? स्पेक्युलेटिव गुड है भाई, प्राइस ज्यादा होने के बावजूद भी डिमांड किसकी ज्यादा है? डॉलर की ज्यादा है। तो यहां पे क्या हो रहा है? प्राइस ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है। अगर प्राइस कम है तो डिमांड नहीं है, कम है, भले उल्टा हो रहा है ना भाई, लॉ ऑफ डिमांड कहां काम कर रहा है। तो यहां क्या है? ये एक्सेप्शन है। तो पहला पॉइंट नेसेसरी गुड्स, एग्जांपल दिया मेडिसिन, इस केस में लॉ ऑफ डिमांड वैलिड नहीं होता। मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम नहीं होगी, कांस्टेंट रहे डिमांड बढ़ जाए, दोनों कुछ भी हो, बट डिमांड कम नहीं होगी। प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़नी चाहिए, बट डिमांड नहीं बढ़ेगी। सर नेक्स्ट है कंस्पिशियस गुड्स, वो गुड्स जो खरीदे ही क्यों जा रहे हैं? ड्यू टू क्योंकि उनकी क्या है? हाई वैल्यू है, उनकी हाई वैल्यू की वजह से ही उन्हें परचेज किया जा रहा है। तो अगर उनका प्राइसेस कम हो गए तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, अगर उनके प्राइसेस और बढ़ेंगे तो डिमांड और बढ़ेगी। थर्ड क्या था? स्पेक्युलेटिव गुड्स, एग्जांपल दिया रिलायंस शेयर, फर्जी शेयर। तो आपने खुद ही बोला कि सर रिलायंस शेयर को प्रेफर करेंगे, हालांकि उसके प्राइसेस क्या है? ज्यादा है, फिर भी हम उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे। दिस इज व्हाट स्पेक्युलेटिव गुड्स। अब फोर्थ थोड़ी देर के लिए स्किप करेंगे। नेक्स्ट आते हैं इररेशनल कंज्यूमर। भाई कंज्यूमर ही ढीठ है भाई, इररेशनल है। सर मतलब भाई मान लो प्राइस कम होने से डिमांड बढ़नी चाहिए, नीचे बढ़नी चाहिए। हाँ सर बिल्कुल, लॉ ऑफ डिमांड कहता है। भाई बंदा पता क्या है ना, भाई मैं हूं रैशनल कंज्यूमर, हमें ढीठ, प्राइस कम हुआ है ना, डिमांड करेंगे और कम। कंजूस हूं भाई, मैं कंजूस हूं। अगर प्राइस कम होना, मैं नहीं कर रहा डिमांड, भाई मेरी मर्जी, मैं कर ही नहीं रहा। अगर कंज्यूमर ही रैशनल है उस केस में लॉ ऑफ डिमांड भाई फिर कोई मुद्दे नहीं आते। हो सकता है प्राइस कम हो सकता है भाई कोई लोग होते हैं एंटीक से, प्राइस कम हो रहा है डिमांड कम करेंगे, जिस दिन प्राइस बढ़ेगा हम तो उस दिन डिमांड करेंगे भाई। तो अगर कंज्यूमर क्या है? इररेशनल है, उस पर्टिकुलर केस में भी लॉ ऑफ डिमांड क्या है? आपकी वैलिड नहीं रहती। ओके सर, आई होप आपने नोट कर लिया हो। अब लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है गिफ्ट एंड गुड्स, ठीक है। ये भी एक एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है, ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। गिफ्ट एंड गुड्स क्या होते हैं? देखो पहली चीज, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है, मतलब यहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करती। मतलब गिफ्ट एंड गुड्स के केस में भी ऐसा होता है, प्राइस बढ़ने से इनकी डिमांड बढ़ने लग जाती है और प्राइस कम होने से इनकी डिमांड कम होने लग जाती है। सर मतलब भाई देखो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, अभी डेफिनेशन पे ही जाएंगे, अभी एग्जांपल से समझेंगे। देखो पता क्या हुआ, एक बार की बात है, एक बंदे थे रॉबर्ट गिफन, उनका नाम है, गिफन ही नाम था उनका पीछे, तो इसीलिए गिफ्ट एंड गुड्स बोला गया। अब उन्होंने ना एक चीज नोटिस करी, क्या हुआ ना, उस टाइम पे जहां वो रहते थे वहां पे ना वॉर चल रही थी। अब वॉर में क्या होता है ना, वॉर में क्या हो रहा है आप सबको पता है, वॉर में जो है पर्टिकुलरली जो हमारे रिसोर्सेज है ना वो वॉर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। भाई कंट्री में वॉर चल रही है तो आपका फोकस कहां रहेगा? पूरी इकोनॉमी पे, हर बंदे का फोकस कहां है भाई? वॉर पे। रिसोर्सेज कहां लगेंगे? वॉर इक्विपमेंट पे, सोल्जर्स पे, जो भी चीज है उनको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी, जो लोग वॉर से कनेक्टेड जो भी गुड्स है या जो भी चीज है। तो गिफन ने नोटिस पता है क्या करा, जब वॉर चल रही थी ना तो पता है क्या हुआ, तीन प्रोडक्ट, एक था मिल्क, एक था हमारा मान लो ब्रेड था, हाँ एक मिल्क, एक ब्रेड, एक मीट, तीन प्रोडक्ट थे हमारे पास। अब हुआ क्या, मान लो मिल्क जो है उसकी डिमांड आ रही है 5 यूनिट्स की, मान लो ब्रेड की डिमांड 5 यूनिट्स, मीट की डिमांड 5 यूनिट्स। ये क्या थी? डिमांड थी। इनके अपने अपने प्राइस है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है ये थी कंज्यूमर की परचेजिंग पावर। अब ध्यान से समझना भाई, क्या बोला मैंने, गिफन ने नोटिस करा कि जब वॉर चल रही थी ना तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर है, ये मतलब ये इनकम लाइन है, मतलब इतना वो कंज्यूम कर सकता है, इतना परचेज कर सकता है। तीन प्रोडक्ट का उसने नोटिस करा, मिल्क, ब्रेड और मीट, तीनों के प्राइस अपने अपने कुछ ना कुछ होंगे और तीनों की डिमांड फॉर एग्जांपल 555, तीनों की डिमांड। अब आप खुद बताना अब वॉर के चक्कर में आपको पता है जो प्राइस है वो ऊपर जाएंगे भाई। जब कोविड की सिचुएशन आ गई तो क्या हो गया, प्राइसेस क्या होने लगे, ऊपर जाने लगे, कुछ पर्टिकुलर चीजों के, दवाइयों के, सैनिटाइजर्स के, क्यों? वहां पे वो यूज था। अब जैसे जब आपकी वॉर की सिचुएशन आएगी तो यहाँ पे जो फूड वाले आइटम्स है उनके प्राइसेस जो है ना वो ऊपर जाने लग गए, कोई दिक्कत नहीं सर, जाएंगे। क्या हुआ, मीट के प्राइस गए ऊपर गए, बड़े प्राइजेस इतने बढ़ गए ना, मीट के प्राइजेस इतने बढ़ गए कि वो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर से ऊपर निकल गए। कोई दिक्कत नहीं सर।
अब ऐसे ब्रेड के बारे भाई वॉर चल रही है, प्राइसेस तो हर गुड़ के बढ़ेंगे ना। हाँ, तो मीट के बढ़े, ब्रेड के भी बढ़े, और मीट और ब्रेड के प्राइसेस इतने बढ़े कि वो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर से चले गए। अब सर एक बात बताओ, जैसे ही प्राइसेस बढ़े तो डिमांड इसकी क्या हो गई? जीरो। सर क्यों? अरे मेरे भाई प्राइसेस इतने बढ़ गए, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर से बाहर चला गया, तो कंज्यूम कर पाएगा? सर नहीं। ब्रेड कर पाएगा? सर नहीं। अब पता क्या हुआ, मिल्क जो है ना उसके भी प्राइस बढ़े। वॉर की सिचुएशन में सबके प्राइस बढ़े ना, मीट और ब्रेड के तो इतने बढ़े कि परचेजिंग पावर की से बाहर निकल गए, फट के बाहर चले गए। लेकिन जो मिल्क है उसके प्राइस तो बढ़े, लेकिन परचेजिंग पावर से बाहर चले जाए इतने नहीं बढ़ पाए। प्राइस बढ़े, मान लो 10 रुपए का था, तो ये तो होगा 70, 80 परचेजिंग पावर के बाहर। मिल्क जो है वो 10 से 15 हो गया, प्राइस बढ़ा लेकिन परचेजिंग पावर के बाहर नहीं बढ़ा। ये सिचुएशन आ गई। अब गिफन ने पता है क्या नोटिस करा कि जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई ना, तो यहां पे मिल्क का जो प्राइस है वो तो इंक्रीज करा, लेकिन जो मिल्क की डिमांड थी ना, जो पहले 5 थी, वो बढ़ के 8 हो गई। तो आप यहां पे नोटिस करो कि प्राइस तो बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो सर लॉ ऑफ डिमांड क्या ये कहता है? नहीं, इसलिए तो एक्सेप्शन में डाला। गिफन गुड्स के केस में प्राइस बढ़ने से गिफन गुड्स की डिमांड बढ़ती है। सर गिफन गुड क्या होता है? आपको स्कूल में पढ़ाएंगे हाईली इंफीरियर गुड्स। ये भाई इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, मतलब ठीक है आपके 11th के लेवल के लिए ठीक है, लेकिन अगर मैं बिल्कुल लॉजिकल बात करूं तो गिफन गुड्स की जो डेफिनेशन प्रॉपर होनी चाहिए, आपको आपकी बुक में क्या लिखेगी? हाईली इंफीरियर गुड्स। लेकिन यहां पे जो लॉजिकल डेफिनेशन है, जो बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है, वो क्या है? चीपेस्ट गुड अवेलेबल इन द मार्केट। सर मतलब अरे मेरे भाई मिल्क के प्राइसेस पता है क्यों बढ़े? क्यों बढ़े? वॉर की वजह से। मिल्क के प्राइसेस क्यों बढ़े? वॉर की वजह से। क्या मिल्क के प्राइसेस परचेजिंग पावर के बाहर गए? नहीं, परचेजिंग पावर के अंदर थे। फिर भी उसकी डिमांड क्यों बढ़ी? सर प्राइस तो बढ़े थे, डिमांड क्यों बढ़ी? कम होनी चाहिए। वो इसलिए बढ़ी मेरे भाई क्योंकि जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है ना, उनमें से सबसे चीपेस्ट और सबसे सही सूटेबल जो क्या है ऑप्शन है, वो क्या है? मिल्क है मेरे भाई। कौन सा है? मिल्क। तो यहां पे ब्रेड और मीट तो क्योंकि परचेजिंग पावर से ही बाहर चले गए, तो यहां पे जो कंज्यूमर है वो उसे खरीद ही नहीं सकता। तो कंज्यूमर को कंजम्पशन करने के लिए जो सबसे चीपेस्ट ऑप्शन अवेलेबल मिला, वो कौन सा मिला? मिल्क। हालांकि मिल्क के प्राइस बढ़े, लेकिन भाई उसके पास चीपेस्ट ऑप्शन ही वो वाला अवेलेबल है, तो उसने कहा भाई यही कंज्यूम करूंगा अब तो, और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो उसकी परचेजिंग पावर से बाहर निकल गए ना। तो प्राइस बढ़ने के बावजूद भी मिल्क की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि मिल्क जो था वो चीपेस्ट अवेलेबल था। कहां? मार्केट में। मिल्क क्या था? चीपेस्ट अवेलेबल था गुड, किसमें? मार्केट में। इसलिए इस केस में क्या हो गया? लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हुआ। मिल्क के प्राइसेस बढ़े, फिर भी उसकी डिमांड बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहां पे हमारा मेन जो मोटा मोटा बिल्कुल कंसेप्ट खत्म होता है लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा हमने? सबसे पहला, अगर आप सिट्रस पेरिबस रखोगे, मतलब अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट रखोगे, और उसके साथ अगर आप प्राइस को बढ़ाओगे डिमांड कम होगी, प्राइस को कम करोगे डिमांड बढ़ेगी, मतलब देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। कोई दिक्कत नहीं। अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या है? सर अजम्पशन मोटी मोटी है, अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखना है, मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में चेंज नहीं आना चाहिए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर में चेंज नहीं आना चाहिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज नहीं आना चाहिए, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कोई, नंबर ऑफ कंज्यूमर में चेंज नहीं, कुछ भी कोई भी अदर फैक्टर प्राइस के अलावा उसमें चेंज नहीं आना चाहिए, सब कांस्टेंट रहेगा। ये क्या है? लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन। अगर आप इसको रखोगे फिर प्राइस बढ़ाओगे तभी डिमांड कम होगी, वरना रिलेशन कुछ भी दिख सकता है, कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको ऐसा रखा और प्राइस को बढ़ाया तो डिमांड कम होगी 100%, और प्राइस को कम करा तो डिमांड बढ़ेगी 100%। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन क्या है मेरे भाई? सर सबसे पहले नेसेसरी गुड्स, मेडिसिन वगैरह के केस में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड, कंस्पिशियस गुड्स क्या होते हैं? सर जो डिमांड की जाते हैं ड्यू टू हाई प्राइस, जिनका प्राइस ज्यादा है इसीलिए वो डिमांड कर रहे हैं, तो इनका प्राइस जितना ज्यादा होता है इनकी डिमांड उतनी ज्यादा, प्राइस जितना कम डिमांड उतनी कम, कोई दिक्कत नहीं। स्पेक्युलेटिव गुड्स, मैंने एग्जांपल दिया रिलायंस और फर्जी शेयर, आपका रिलायंस का शेयर फिर भी महंगा है, फिर भी आप उसकी डिमांड करो, क्यों? स्पेक्युलेटिव गुड्स। नेक्स्ट क्या है? इरैशनल कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर इरैशनल है तो भाई वो मान लो कंजूस टाइप है, प्राइस कम होने पे वो कह रहा है अबे भाई अभी नहीं ले रहे, जब और कम होगा ना अगले महीने तब लेंगे, तो डिमांड कम हो रही है भाई, फिर भी अब वो अलग चीज है। गिवन गुड्स क्या हो गया? सर जो हाईली इंफीरियर है, या उससे भी बेटर आप यूज कर सकते हो क्या? जो चीपेस्ट गुड्स अवेलेबल है किसमें? मार्केट में, उस केस में उस गुड का भले ही प्राइस थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन एज कंपेयर टू
दिस ब्रेड एंड मीट, क्योंकि वो परचेजिंग पावर के अंडर आ रहा है, प्राइस बढ़ा है बट स्टिल इनके कंपैरिजन में कम बढ़ा है ना, तो ये तो परचेजिंग पावर के बाहर ही है। तो ऑप्शन कौन सा बचा सर? मिल्क। तो प्राइस बढ़ने के बावजूद भी लोग इसकी डिमांड बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। ये कॉन्सेप्ट किसका था? आपका लॉ ऑफ डिमांड का हमने कॉन्सेप्ट देखा, इसकी अजम्पशन देखी, इसके एक्सेप्शन देखे। आई होप आपको समझ आया, जल्दी से नोट करेंगे।